तो यार, मेरे जैसे हर एक इंट्रोवर्ट का सपना होता है कि शहर में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हो जाए और मैं पूरे सुनसान पड़े शहर पर अकेले राज करूं। सोचकर ही ना एक अलग सा सुकून महसूस होता है। बस अपने फ्लैट पर आराम से चिल करूं। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो यकीन मानो, ये मनहवा सबसे बेहतरीन है हम जैसे लोगों के लिए, जो अकेलेपन में भी अपनी दुनिया खोज लेते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें इस दुनिया के अंत के बारे में बताया जाता है कि दुनिया कैसे खत्म हुई। सबसे पहले इस दुनिया के खत्म होने का पहला कारण था पडेम, यानी एक बहुत बड़ा वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से ये दुनिया में जितने भी लोग थे वो मरने लगे थे। दूसरा कारण था जंग मरने की वजह से खाना खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक देश दूसरे देश से जंग लड़ रहा था और लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये दुनिया खत्म हो रही थी। पर फिर भी इस दुनिया को बचाया जा सकता था। पर जो मेन कारण था इस दुनिया के खत्म होने का, वो था मॉन्स्टर्स, जो कि गेम की तरह ही इस दुनिया में पता नहीं कहां से आ गए थे और इस दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। और इसके बाद आप तो सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लोगों के पास एबिलिटीज आने लगी, वो मेटा ह्यूमन बनने लगे। पर आपको पता है, लोगों के पास एबिलिटी तो आई, पर फिर भी ये लोग उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे स्टार्टिंग स्टेज में कि ये मॉन्स्टर्स को मार सके। और इसी की वजह से इस दुनिया का अंत हो गया, कोई भी नहीं बच पाया। और इस दुनिया के अंत के बाद हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पे हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। एक अपार्टमेंट की इमारत में बिट्टू कुछ चिप्स खा रहा है और कह रहा है कि हाँ, तकनीकी तौर पर दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिद्धांत रूप में वह अभी भी एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। यही अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि वह पूरी तरह अकेला है। वह उस 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में अकेला रहने वाला है। उसकी माँ, पिता, दादा और दादी वो सब कहीं बाहर चले गए हैं। मालूम होता है उसके पिता को यह जगह खरीदने की जिद सवार हो गई थी। बैंक से 200 मिलियन और फिर एक और 200 मिलियन उधार ली, कर्ज ली, जुए खेले और किसी तरह आखिरकार इसे खरीदने में कामयाब रहे। इसीलिए भले ही बच्चा अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, उसे एक अच्छी जगह पर रहने के फायदे मिले। और जब कयामत शुरू हुई, जब सारा हाहाकार मचा, तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वह अपना फोन चेक करता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि कोई सिग्नल नहीं है। वह एक गहरी सांस लेता है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। वह सिर घुमाता है और एक चीज सीधी उसकी तरफ उड़ती आ रही है, खिड़की से टकराती है। वह सदमे में पीछे की ओर गिर जाता है। मॉन्स्टर दोबारा वार करने आता है, लेकिन तभी शीशे पर एक संदेश चमकता है। बिना अनुमति का एक प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बिट्टू शांत हो जाता है, याद करता है कि यही एक वजह है कि वह अभी तक जिंदा है, लेकिन वह परेशान हो रहा है। वह गुस्से में दरवाजे पर लात मारता है, जोर से गालियां देता है। दुनिया के खत्म होने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। वह पूरी तरह से अंदर फंसा हुआ है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे सुपर रिक्लूस को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वह उसे चिल्लाकर कहता है अगर यही हालात रहे तो वह मर जाएगा। उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी खाने की है। कल से बिजली गुल है। वह फ्रिज में बचा जो कुछ भी है वह खा रहा है, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर अचानक सिस्टम में एक संदेश आता है। उसने एक लेवल 23 का कैलिकन शिकार किया है और भारी मात्रा में अनुभव कमाया है। वह उलझन से देखता है, क्या उसका मतलब वह चिड़िया थी? वह खिड़की पर जाकर नीचे देखता है और उस प्राणी को गोबलिनों के एक झुंड द्वारा नोचे जाते हुए देखता है। धत, ये तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। बिट्टू को एहसास होता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मॉन्स्टर सीधे उसके अपार्टमेंट से टकराया था। इसके अलावा उसे एक नया स्किल मिलता है जो कहता है कि आसपास का लूट कुछ शर्तों को पूरा करता है और कुछ गणना शुरू करता है। अचानक वह वहां खड़ा है, पूरी तरह समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। गोबलिन सभी चीख रहे हैं, अपने सिर पकड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं जैसे ऊपर देख रहे हो। फिर सिस्टम ऐलान करता है कि गणना पूरी हो गई है और उसने 2213 एक कमाए हैं। और जैसे ही वह पैसा उसके खाते में आता है, लाइटें झपकती हैं। डिग्निटी प्रिजर्वेशन नाम का एक स्किल लेवल 1 सक्रिय होता है, कुछ ऐसा जो उसके घर के सारे बुनियादी काम फिर से चालू कर देता है। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाता
लेकिन जल्द ही उसमें जोश आ जाता है क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। फ्रिज फिर से काम कर रहा है, पानी बह रहा है, ओवन जल रहा है। आखिरकार सब कुछ कयामत से पहले जैसा वापस आ गया है। ये बेवकूफ अपना फोन भी चेक करता है, सोचता है कि शायद यह भी वापस आ गया हो, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। फोन घर का हिस्सा नहीं है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। फर्श पर बिखरे सारे कबाड़ के बीच एक अजीब सा यूएसबी स्टिक है। वह उसे पीसी में लगाता है और एक तस्वीर देखता है जिसमें एक मां बच्चे को गोद में लिए है, फिर एक और जिसमें वह उसकी गोद में है। बच्चा और उसका पूरा खुशहाल परिवार। बदकिस्मती से वे शायद अब मॉन्स्टरों द्वारा खाए जा रहे हैं। फिर भी वह बुदबुदाता है कि उसे अपने परिवार को यहां लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वह इस पर अड़ा हुआ है, बालकनी की तरफ देखता हुआ, जब अचानक एक स्टोर विंडो पॉपअप होती है। बेशक अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च करने की भी जगह होनी चाहिए। वह उस संदेश को देखता है जिस पर लिखा है आइटम लिस्ट देखें। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। फौरन उसे एहसास होता है कि यह उन मॉन्स्टरों से मिले पैसों से जुड़ा होगा। वह दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम दोहराता है कि लास्ट रिक्लूज बाहर नहीं जा सकता। जैसा उसने सोचा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल कितना बढ़ गया है, वह अभी भी बाहर नहीं निकल सकता। केवल एक चीज जो वह पक्के तौर पर जानता है वह यह है कि अगर वह मॉन्स्टरों का शिकार करता रहा तो वह लेवल अप करता रहेगा और नई काबिलियतें हासिल करता रहेगा। शायद आखिरकार उसे एक ऐसी काबिलियत मिल जाए जो उसे घर से बाहर निकलने दे। लेकिन असली सवाल यह है कि वह जहां है वहां से मॉन्स्टरों को कैसे मारे। फिर आसपास उड़ते हुए उन प्राणियों और नीचे नोचे जा रहे शव को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह रसोई में जाता है, पानी से एक बोतल भरता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और उसे बाहर फेंक देता है। कम से कम चीजें तो घर के सुरक्षा चक्र के पार फेंकी जा सकती थीं। तभी वह पास पड़ा एक छोटा डंबल उठाता है और उससे अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह उसे पकड़े हुए है तो उसे कुछ चीखने की आवाज सुनाई देती है। नीचे देखता है तो गोब्लिन एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखते हैं, जो उसके द्वारा मारे गए चिड़िया के टुकड़े उठाए हुए हैं। वे जाने वाले हैं और वह चिल्लाता है, अरे अब भागते नहीं दिखना। हे भगवान, इस बच्चे पर कोई घात लगाकर हमला कर दिया गया है या कुछ और। वह उसे फेंकता है और निशाने को सीधा जमीन पर गिरा देता है। रुको, नहीं, ठहरो। मालूम चलता है कि उसने चिड़िया के शव पर वार किया था। मैंने तो एक पल के लिए सोचा कि बिट्टू वाकई चीटिंग कर रहा है। समस्या यह है कि अब उसके पास फेंकने के लिए सिर्फ एक डंबल बचा है। जब वह सोच रहा होता है कि वह दोबारा कोशिश करने के लिए बहुत कमजोर है, गोब्लिन अचानक उसे देख लेते हैं। वे ऊपर देखते हैं, आंखें मिलती हैं और सीधे उसकी इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह एक पल के लिए सहम जाता है, लेकिन जल्दी से समझ जाता है शायद यह बुरा नहीं है। वह स्टोर इंटरफेस खोलता है और लिस्ट आइटम पर क्लिक करता है। सिस्टम उसके डंबल को 6,991 की कीमत वाली चीज के रूप में रजिस्टर करता है। बिल्कुल वही कीमत जो उसने ऑनलाइन खरीदते समय चुकाई थी। शायद यह रिक्लूज शॉप असल में दुनिया की कीमतों को दर्शाती है। इसीलिए वह 2 और खरीदने का फैसला करता है और वे सीधे उसके सामने आ गिरते हैं। अब उसके पास अपने फेंकने के हुनर को आजमाने का एक तरीका है। ऊपर से वह एक और फेंकता है और इस बार वह सीधे एक गोब्लिन की खोपड़ी पर जा लगता है। यह सिर्फ 3 किलो का है, लेकिन हे, न्यूटन का नियम काम करता है। वह चीज तुरंत मर जाती है और उसे एक और 3,301 मिलता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है, जमीन लाल हो रही है और बाकी गोब्लिन घबराकर चीख रहे हैं। बिट्टू तो ऊपर से उन पर बमबारी शुरू कर चुका है। 3 और डंबल बुलाता है, एक उठाता है, फेंकता है, खोपड़ी पर एक और साफ वार। एक और 2500 सिक्के जमा होते हैं और ऐसे ही उसे एक और स्किल मिलता है, द वेयरहाउस। यह दरअसल एक वैकल्पिक आयाम था जहां वह चीजें जमा कर सकता था। फौरन वह यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है, इसे खोलने का फैसला करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह कुछ स्टोर करना चाहता है और वह हाँ कहता है। तीनों कॉल डंबल गायब हो जाते हैं। फिर वह उन्हें वापस मंगाने के लिए कहता है और ऐसे ही वह सीधे उसके हाथ में वापस आ जाता है। तभी उसे नजर आता है कि उसके पास 2 मिलियन एक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लगभग 16,000 एक चीजें खरीद पाया है। और अब जब वेयरहाउस काम कर रहा है, उसे एक और आइडिया आता है। एक पल में सबसे ऊपरी मंजिल चमकने लगती है।
सिस्टम प्रकट होता है और वह उसे डंबल बुलाने का आदेश देता है। अचानक सैकड़ों की तादाद में वे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसने आकाश से बारिश करा दी है। वह सिर्फ एक हमला नहीं रह गया था, वह सीधे सीधे यातना थी। यातना। वे बेचारे गोबलिन वहां बेवकूफों की तरह खड़े पूरी तरह कुचले गए हैं। सब कुछ तुरंत मर जाता है। वह फिर से लेवल अप करता है, लेकिन सच कहूं तो वह जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। उसे इससे निपटने का एक ज्यादा कारगर तरीका ढूंढना होगा। डंबल बारिश के बाद वह अपने अपार्टमेंट की हर चीज को स्टोर सिस्टम में रजिस्टर कर देता है। कम से कम अब खाने और पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो सामान और विकल्प उसके पास है उनके साथ नहीं, लेकिन तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक एक खो दिया है। यह बैलेंस अपडेट करता है। वह समझ नहीं पाता क्यों। शायद वह डिग्निटी प्रिजर्वेशन चीज को बनाए रखने में कुछ खर्च आता है, या शायद फ्रिज चलाने से। जो भी हो, बिट्टू गुस्से में आ रहा है। उस डंबल बारिश के बाद बेशक गोबलिन वहां से चले गए। वे इतने बेवकूफ नहीं हैं कि वहीं ठहरे रहें। तब से वह सिर्फ 2 और मार पाया है। यह मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उसे शिकार करने के लिए प्राणियों की जरूरत है। लेकिन आसपास देखता है तो सिर्फ शव बचे हैं। उसे एक नई तरकीब चाहिए। बहुत अच्छा होता अगर एक और बेवकूफ कैलिकन अचानक ही आ जाता, तो उसके शव आसपास गिरते और शायद दूसरे मॉन्स्टर मांदे की तलाश में आते। और बच्चे का बड़ा मुंह है, क्योंकि जैसे ही वह यह कहता है, एक आकाश से उड़ता हुआ आता है और उसे काटने की कोशिश करता है। वह भागता है, दिमाग में डर के साथ, लेकिन साथ ही वह सोच रहा है कि शायद भगवान ने उसे अभी तक नहीं छोड़ा है। वह वापस अंदर भागता है, सीढ़ी से कुछ बांधता है, उसे बाहर सेट करता है और किनारे पर लटका देता है। यह एक छोटा शीशा है। इस तरह प्राणी अपना प्रतिबिंब देखता है और उस पर हमला करने के लिए सीधे झपटता है। बच्चा पागलों की तरह जश्न मनाता है क्योंकि मॉन्स्टर सुरक्षा चक्र से टकराता रहता है। उसे लगता है कि अब तक वह चीज मर चुकी होगी, लेकिन अजीब तरह से वह अचानक गायब होने से पहले अपने पंख फड़फड़ाता रहता है। वह ऊपर देखता है और वह अजीब चीज वहां मंडराती हुई देखता है। उसका मुंह चौड़ा खुला है, सीधे उसे घूर रही है। सिस्टम चेतावनी देता है कि एक गैर अधिकृत इकाई अंदर आने की कोशिश कर रही है। मॉन्स्टर सुरक्षा चक्र पर प्रहार करता रहता है, जबकि वह प्रार्थना कर रहा है कि वह टूटे ना। वह दुकान खोलता है, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश में जो मदद कर सके। उसने जो कुछ समझा है उसके मुताबिक उसे लूट तभी मिलती है जब मॉन्स्टर आसपास मरता है। इसीलिए गोबलिन के शिकार हमेशा कामयाब नहीं होते थे। कुछ बचे हुए लोग शवों को खींच कर ले गए और उन हत्याओं का हिसाब उसके लूट में नहीं जुड़ा। मतलब अगर दूरी एक खास सीमा से पार चली जाए तो गणना फेल हो जाती है और वह ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। उसे इस चीज को एक ही वार में मारने का तरीका चाहिए। प्राणी को बाहर ही तड़पता हुआ देखकर उसे अचानक एक आइडिया आता है। वह दुकान खोलता है और ढेर सारा कैनोला और नारियल खरीदता है। चूल्हे पर जाता है, उसे गर्म करता है, उबलने देता है, फिर उस चीज से भरा एक पैन डुबोता है और सिस्टम स्टोर फिर से खोलता है। वह कैनोला और नारियल को एक नई चीज के रूप में रजिस्टर करता है, अपना लाइटर उठाता है और एक मशाल बनाता है। मॉन्स्टर अभी भी वहीं ऊपर मंडरा रहा है, इंतजार कर रहा है। वह और ऊपर चढ़ता है, प्राणी के ऊपर वाली छोटी खिड़की खोलता है और सारा जलता हुआ तेल सीधे उसके सिर पर डाल देता है। जैसे ही वह चीज तड़प कर चीखती है, वह मशाल जलाता है और उसे सीधे उसके शरीर में फेंक देता है। लपट्टें उसे घेर लेती हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है, यह तो काम कर गया होगा। प्राणी जोरों से ऐंठता है, तेल में सना हुआ, इससे पहले कि जमीन पर गिरे और तड़पता रहे जब तक कि आखिरकार हिलना बंद नहीं कर देता। वह मर चुका है। एक लेवल 27 का कैलिकन। उसका लेवल 2 बार उछलता है और उसे नई काबिलियतें मिलती हैं। फिर सिस्टम लूट की गणना पूरी करता है 9 मिलियन 1। खुद बिट्टू भी स्तब्ध है। ये कैलाकन मारने में बहुत मुश्किल होंगे, सिवाय इसके कि आप अपने छोटे से गुप्त घर के अंदर से चीटिंग कर रहे हो। फिर सिस्टम अचानक ऐलान करता है कि कुछ शर्तें पूरी हो गई हैं और इलाका विस्तार शुरू होगा। पूरी जगह हिलने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अचानक एक अजीब सी ऊर्जा, लगभग जैसे वह उल्टे रंगों से बनी हो, उसे घेर लेती है। बच्चा अपना सिर पकड़ लेता है जब यह डरावनी ऊर्जा फैलती है
और किसी तरह वह अपने से नीचे वाली मंजिल पर रहने वाले एक परिवार को महसूस करने लगता है। वह अभी भी पूरी तरह हैरान है कि क्या हो रहा है जब वह अजीब ऊर्जा गायब हो जाती है। फिर सिस्टम उन लोगों को रजिस्टर करता है। वे सभी एक ही उपनाम साझा करते हैं, ट्रॉय। जाहिर है चूंकि वे एक परिवार हैं। वहां है हैमजुन पिता, ताइवान मां, नान बेटियों में से एक और स्वान दूसरी बेटी। हे भगवान, लगता है मां उन नामों के साथ रचनात्मक महसूस कर रही थी और जाहिरा तौर पर वे नागरिकों के रूप में मान्यता पाने की शर्तों को पूरा कर चुके हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वह उन्हें नागरिकता देना चाहता है। बिट्टू हिचकिचाता है, सोचता है कि अगर वह ना कहता है तो क्या होगा। सिस्टम समझाता है कि बिना नागरिकता वाले किसी को भी घर से निकाल दिया जाएगा। उसे एहसास होता है कि यह क्रूर होगा। उन्हें वहां बाहर फेंकना मॉन्स्टरों के हाथों निश्चित मौत के मतलब होगा। चूंकि यह सिर्फ एक परिवार है, वह उन चारों को नागरिकता देने का फैसला करता है। फौरन सिस्टम पुष्टि करता है कि यह हो गया है और उसे एहसास होता है कि वह एक अविश्वसनीय दर से नई शक्तियां हासिल कर रहा है। इस नई नागरिकता प्रणाली के साथ उसे अल्टीमेट आइज नाम की कुछ चीज भी अनलॉक होती है। घर के अंदर कुछ भी उसकी नजर से बच नहीं सकता। अब वह सोचता है कि क्या यह किसी तरह नागरिकों से जुड़ा है। फिर सिस्टम उसे दिखाता है कि उसके पास मालिक की घोषणाएं हैं। कोई भी उसकी अनुमति के बिना घर में नहीं आ सकता। वह नागरिकता मेन्यू खोलता है और 4 रजिस्टर्ड परिवार के सदस्यों को देखता है, लेकिन तभी उसे कुछ और नजर आता है। वहां कुल मिलाकर लगभग 600 लोग सूचीबद्ध हैं। क्या बात है, यह तो पागलपन है। यह तो एक सच्चा सिमुलेशन गेम जैसा है। अब वह थोड़ा घबरा गया है। 600 बहुत ज्यादा है, लेकिन वह यह भी देखता है कि वह जितना उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज्यादा लोगों को संभाल सकता है। वहां अनुभव वितरण, विश्वास स्तर और यहां तक कि मिशन असाइनमेंट भी हैं। ओह, यह तो और दिलचस्प होता जा रहा है। बिट्टू को एहसास होता है कि वह नियंत्रित कर सकता है कि वे उसके साथ कितना अनुभव साझा करते हैं। यह शायद वास्तव में मजबूत बनने की असली चाबी हो सकती है। उत्साहित होकर वह चेक करता है कि वह किस तरह के मिशन दे सकता है। मालूम चलता है कि वह उन्हें खुद लिखता है, समय सीमा तय करता है, इनाम तय करता है, यहां तक कि सजा भी। इसीलिए वह एक बनाता है, एक गोब्लिन का शिकार करो। समय सीमा 180 घंटे, इनाम अनुभव की एक छोटी राशि, सजा कोई भी फेल नहीं हुआ है। वह हिचकिचाता है, इस पर विचार करता है। इनाम छोटा है, लेकिन क्या हो अगर उसने एक सजा जोड़ दी? शायद कुछ गंभीर, जैसे असफलता पर मौत। धत, बिट्टू तो एकदम से 0 से 100 पर पहुंच गया। वह सिर हिलाता है, ना कहता है और मिशन रद्द कर देता है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, उसके नागरिक किसी भी वक्त मर सकते हैं अगर वह चाहता। सिद्धांत रूप में वह उन्हें एक असंभव काम दे सकता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी शक्तियां वास्तव में कितनी गहरी हैं। वह फिर से अपनी अल्टीमेट आइज सक्रिय करता है और अपने आसपास हो रही हर चीज को देख सकता है। मां पूछ रही है, जान हम क्या करें? पिता जवाब देता है, हमें पानी चाहिए, सब प्यास से मर रहे हैं। वह कहती है कि वह जानती है, लेकिन पूछती है, हमें पानी कहां से मिलेगा? वह जवाब देता है, पास में एक किराना स्टोर है, बड़ा वाला, शायद वहां कुछ बचा हो। छोटी बेटियां रोने लगती हैं। मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी लाने के लिए डैडी को बाहर भेज दो। बेचारा आदमी वहीं सुन रहा है। वे बच्चे तो बेरहम हैं। अपने कांपते हुए पैरों के बावजूद वह आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करता है, अपने पिता पर भरोसा रखो, मैं यह कर लूंगा। पत्नी को उसके अभिनय पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर बिट्टू अपनी दृष्टि शक्ति बंद कर देता है और एहसास करता है कि हालात उसने सोचा था उससे भी बदतर हैं। वह सिस्टम शॉप खोलता है और अपने आंकड़े चेक करता है। उसके पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं और वह सोचता है कि क्या वह उन्हें वेयरहाउस को अपग्रेड करने में इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद करता है कि इससे नई सुविधाएं अनलॉक होंगी। वह अपग्रेड की पुष्टि करता है। उसके साथ जिन चीजों को वह सूचीबद्ध कर सकता है उनकी संख्या बढ़कर 20 हो जाती है और हर चीज पर 10% की छूट लागू हो जाती है। उसके पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। समझदारी इसी में होगी कि उन्हें डिग्निटी प्रिजर्वेशन या दुकान में लगा दिया जाए, क्योंकि बाद में उसे और भी ज्यादा नागरिक मिल सकते हैं। वह दुकान को लेवल 3 पर अपग्रेड करता है और अब वह 40 चीजें सूचीबद्ध कर सकता है और एक नई सुविधा अनलॉक करता है, आइटम रिस्टोरेशन।
पुरानी घिसी पिटी चीजों को बिल्कुल नया बनाने की क्षमता, बिल्कुल इसके लायक। वह दुकान फिर से खोलता है, कुछ पानी और कुछ संतरे मंगाता है, और जो उसे लगता है कि उसका आखिरी डिग्निटी पॉइंट है, उसका इस्तेमाल इलाके के प्रिजर्वेशन को अपग्रेड करने में करता है। उसकी योजना है कि पड़ोसियों को बिजली और पानी मुहैया कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं यह बाद में सौदेबाजी के लिए एक अच्छा जहाज बन सकता है। इसी बीच पिता जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इस आदमी के कपड़ों को देखो। अरे यार, ऐसा मत करो, अपने परिवार को देखो। तुम उन्हें ऐसे ही पीछे छोड़कर जा रहे हो। लेकिन वह वैसे भी चला जाता है। सब लोग डैडी बाहर जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, वह जल्दी लौट आएंगे। लड़कियां ही थीं जो पहले पानी के लिए रो रही थीं, और अब वे घबरा गई हैं, पूछ रही हैं कि क्या वह सच में जा रहे हैं। वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है। वह पानी और खाना लेकर जल्दी लौट आएगा, लेकिन जाहिर है वे डरी हुई हैं, बाहर के मॉन्स्टरों के बारे में चीखती हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। लड़कियां खेल के मैदान में एक छोटा सा रेत का महल बना रही थीं, जब अचानक गोबलिनों का एक झुंड आ गया। वे बिजली की तरह भागी। किस्मत से उनके माता पिता ठीक समय पर पहुंच गए, उन्हें उठाया और बचा लिया। असली हीरो वे दोनों। अब गोबलिनों से उस मुठभेड़ को याद करके पिता फिर से पूरे शरीर में कांप रहा है। मां लड़कियों से रोना बंद करने के लिए कहती है, जबकि वह गहराई से जानता है कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वह उन्हें कभी देख पा रहा है। और ठीक उसी पल कोई उनके दरवाजे पर आता है। बाहर से एक आवाज माफी मांगती है और उनसे कहती है कि कृपया दरवाजा खोलें। आदमी अपना गोल्फ क्लब कसकर पकड़ता है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वहां कौन है। यह कोई मॉन्स्टर या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी हो, मुझे यकीन है कि यह बिट्टू है, यह जांचने के लिए कि इमारत में कोई और भी जिंदा है या नहीं। पिता सतर्क रहता है, वार करने को तैयार, जबकि बच्चे शुक्र है कि पूरी तरह बेवकूफ नहीं है, अपना मुंह ढक लेते हैं, आवाज न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दरवाजा खुलता है। पिता, जिसे मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए बाहर जाना था, हमला करने के बजाय अपने परिवार को बचाने के लिए पीठ फेर लेता है। अरे यार, दुश्मन का सामना करो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम पहले मरोगे और फिर बाकी सब भी। उसकी किस्मत अच्छी है, ये बस बिट्टू है। एक दोस्ताना खाने का एक बैग लिए वहां खड़ा है। वह अपना परिचय किम जून के रूप में देता है। वह बिट्टू जो बगल में रहता है। परिवार हैरान, भावुक, यहां तक कि कल्पना करो कि आप अपनी मौत की ओर चलने वाले हैं और अचानक ये बच्चा ठीक वही लेकर आ जाता है जिसकी आपको जरूरत थी। पिता अवाक है, बैग को देखता हुआ। क्या संतरे? पानी? वह अपने भ्रमित परिवार की तरफ देखता है। जाहिर है उन्हें इसकी सख्त जरूरत है और मना करने का कोई कारण नहीं है। पिता यही सोचता है, इसीलिए वह बिट्टू को अंदर बुलाता है। बेटियां बहुत शक्की हैं, हालांकि बिट्टू को तिरछी नजर से देखती हैं, जबकि वह बता सकता है कि उन्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में प्रभावित है। परिवार ने अपनी खिड़कियों को ब्लैकआउट पर्दे से ढक दिया था और सब कुछ अंधेरा और शांत रखा था। किसी तरह का ध्यान न आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसे लगता है कि वे थोड़ी रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह क्या करता है? अपनी शक्ति सक्रिय करता है और जगह को पूरी तरह रोशन कर देता है। लगता है वह उस तरह का बिट्टू नहीं है जो अपनी ताकत छुपाता है। इसके अलावा अपने डोमेन के भीतर उसका हर किसी पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। अगर वह चाहता तो वह किसी को 1 सेकंड के अंदर अगले कमरे में जाने जैसा मिशन दे सकता था, और अगर वे असफल होते तो वे वहीं गिरकर मर जाते। फिलहाल हालांकि वह चीजों को शांत रख रहा है, बस पानी बांट रहा है। जैसे ही लड़कियां ने उसे धन्यवाद देती हैं और पानी पीती हैं, वह उन्हें काफी प्यारा पाता है। वह उन्हें कुछ संतरे देता है और वे शर्माते हुए स्वीकार कर लेती हैं। मां एक लेती है, कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए छीलेंगी, और जैसे ही छोटी लड़की खाती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। चूंकि पहली बेटी ने पहले ही खा लिया था, दूसरी को एहसास होता है कि मेरी बेवकूफ बहन नहीं मरी तो यह मेरे लिए भी सुरक्षित है। मम्मी, मुझे एक दो। वह पूरी तरह से प्यारी और हंसमुख हो जाती है। इसके साथ उन सभी नए नागरिकों का विश्वास स्तर बढ़ जाता है।
वफादारी प्रणाली सक्रिय होती है और सोयोन की वफादारी 30 पार कर जाती है। सून सबसे छोटी बेटी है और चूंकि वह 30 पार कर गई, अब उसे एक वासल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। तभी उसे स्क्रीन पर कुछ और नजर आता है। उसका विश्वास स्तर 57 है, लेकिन एक विकल्प भी है जिस पर निष्कासित लेबल लगा है। बिट्टू इससे ज्यादा खुश नहीं दिखता। वह एक बार में सिर्फ 10 वासल रख सकता है और ऐसा लगता है कि यह सुविधा महत्वपूर्ण होने वाली है। वह ऐसे लोग चाहता है जो वास्तव में उसके आदेशों का पालन कर सकें। हालांकि पिता की वफादारी अभी भी 31 पर अटकी हुई है। यह एक समस्या है। उसे उस आदमी को और भरोसा दिलाने की जरूरत है। इसीलिए जब पिता उसे धन्यवाद दे रहा होता है, बिट्टू कहता है कि यह ठीक है और उसे बरामदे में जल्दी बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। बाहर उसने पूछा कि क्या आदमी को नागरिकता मिली, और वहां में सिर हिलाता है। कहता है कि एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई और पूरे परिवार को लगभग 30 मिनट पहले मिल गई। बिट्टू पूछता है कि उस दौरान कुछ खास हुआ और आदमी समझाता है कि वे कुछ देर के लिए अपने शरीर नहीं हिला पा रहे थे। तभी बिट्टू एक प्रस्ताव रखने का फैसला करता है। वह यंग जून से कहता है कि वह उसे वह शांतिपूर्ण जीवन वापस दिला सकता है जो उसके पास पहले था। वह गारंटी दे सकता है कि कोई भी मॉन्स्टर उनके घर पर कभी हमला नहीं करेगा। पिता को यह विश्वास नहीं होता कि पूछता है कि क्या ऐसा कुछ संभव भी है। बिट्टू उसे आश्वासन देता है कि है। अब पिता सतर्क है। वह जानता है कि इस दुनिया में कोई मुफ्त का लंच नहीं होता। तो पकड़ क्या है? बिट्टू इसकी चाशनी नहीं चढ़ाता। वह कहता है कि मौत का जोखिम है। फिर भी आदमी सिर हिलाता है। वह कोशिश करने को तैयार है। उन्हें बस खाने और पानी की जरूरत है और वह पहले से ही उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। हाँ, वह तो बेवकूफ की तरह मरने को भी तैयार है अगर ऐसा आए। फिर बिट्टू ने उल्लेख किया कि उसने पहले एक गोल्फ क्लब देखा था और पूछता है कि इसकी कीमत कितनी थी। आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, शायद 4 या 5 लाख। बिट्टू जैसे, धत, यह बिल्कुल कारगर नहीं है, बहुत महंगा। अगर यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा होता तो इसकी कीमत कहीं कम होती। इसीलिए वह फैसला करता है कि इसे रजिस्टर करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी एक सीमा है कि कितनी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा, नई चीजें रजिस्टर करना और भी मुश्किल होता जाएगा। पिता उलझन में दिखता है, सोच रहा है कि उसने कीमत के बारे में पूछा भी क्यों। बिट्टू इसे टाल देता है, कहता है यह कुछ नहीं है, बस जिज्ञासा है। फिर वह पूछता है कि क्या आदमी को वह दिन याद है जब मॉन्स्टर पहली बार दिखाई दिए थे। जेन कहता है, हाँ, यह एक वीकेंड था और यह डरावना था। बिट्टू सोचता है कि यह स्पष्ट है, जो लोग घर पर रुके थे वे शायद बच गए। उसे यह भी एहसास हुआ है कि कम स्तर के गोबलिन वयस्क इंसानों से कहीं ज्यादा कमजोर हैं। केवल एक चीज जो उन्हें खतरनाक बनाती है वह यह है कि वे बड़े समूहों में चलते हैं, लेकिन यही बात इंसानों के लिए भी कही जा सकती है। इसीलिए बिट्टू की योजना अब सरल है। पहले एक सेना बनाओ। फिर वह ह्यांजुन से कहता है, अब से तुम मेरे साथ आओगे, हम और बचे हुए लोग ढूंढने जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसने देखा कि ह्यांजुन का उस पर भरोसा बढ़ गया है। अभी एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता है वह मां है। परिवार को एक साथ देखकर बिट्टू मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोचता है कि वह अपने परिवार को भी वापस लाना पसंद करेगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है, कराह, चीख, अजीब आवाजें। वे बाहर देखते हैं और नीचे लोगों का एक समूह गोबलिनों से लड़ रहा है। समस्या यह है कि वह उनकी मदद कैसे करे। उसके पास केवल डंब बारिश और जलते तेल के हमले हैं। नीचे के लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक आदमी एक गोबलिन के सिर पर बेसबॉल फेंकता है, उसे टक्कर मारकर उड़ा देता है। एक और लड़की एक के सिर में सीधे 2 तीर मारती है। डेड सेंटर, धत। इसी बीच बल्ले वाला आदमी आगे बढ़ता है और एक और गोबलिन का सिर तोड़ देता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहां से निकलो, धत तेरे की। वे सबको मार रहे हैं, लड़ाके अपने गठन में बने रहते हैं, अपनी जमीन पकड़े हुए, ऊर्जा का विकिरण करते हुए। लेकिन तभी लड़कियों में से एक को कुछ आता हुआ महसूस होता है। वह अपना धनुष खींचती है, निशाना लगाती है और रुकती है। क्या यह चिप्स का एक पैकेट है? ऊपर से वह किसी बिट्टू को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखती है। वह जैसे, यह अजीब बच्चा कौन है, जबकि बिट्टू खुशी खुशी वापस हाथ हिलाता रहता है।
फिर कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह हैमजिन एक बॉक्स लीक हुए है। बिट्टू उसे धन्यवाद देता है, लेकिन जैसे ही आदमी अंदर कदम रखने की कोशिश करता है, वह सीधे एक अदृश्य बाधा से टकरा जाता है। सिस्टम तुरंत एक संदेश पॉपअप करता है कि वह योग्य नहीं है और घर में नहीं आ सकता। आदमी उलझन में है और सच कहूं तो बिट्टू भी है। शायद कोई भी उसकी जगह में नहीं आ सकता, या शायद सिर्फ वे जो वासिल के रूप में रजिस्टर्ड हैं। ह्योंगजिन इसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है और बस वह बॉक्स दे देता है जिसमें हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज भरी हुई है। ठीक इसके बाद बिट्टू सिस्टम खोलता है और पानी की 5 बोतलें और इंस्टेंट नूडल्स के 5 पैक मंगाता है। आप सोचते हैं कि वह उन्हें पिता को देने वाला था, लेकिन इसके बजाय वह उसे इमारत के प्रवेश द्वार पर रखने के लिए कहता है। ह्यानजिन हिचकिचाता है, कहता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन बिट्टू समझाता है कि गोबलिन केवल दिन के दौरान ही ज्यादा घूमते हैं। जाहिर है असली योजना उस समूह को आकर्षित करने की है जिसे उसने पहले देखा था, वे जो वास्तव में लड़ना जानते थे। खाना मुहैया कराकर वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, शायद पूजा भी करते हैं। इसीलिए वह योंगजुन से कहता है कि उसके पास एक योजना है और उसे बस इसे करने की जरूरत है। आदमी सहमत होता है, ये मुश्किल नहीं है, और उसे फिर से धन्यवाद देता है। फिर बिट्टू मिशन विंडो खोलता है और उसे एक आधिकारिक कार्य सौंपता है। बॉक्स को नीचे रखो, इनाम बस अनुभव की एक छोटी राशि। हेजुन इसे उलझन में देखता है, लेकिन यह एक गेम में लेवलअप सिस्टम जैसा बहुत लगता है। बिट्टू पुष्टि करता है कि यह मूल रूप में वैसा ही है और जोड़ता है कि हुंगजुन वर्तमान में लेवल 9 पर है। शायद जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा उसे और इनाम मिलेंगे, इसीलिए वह उस पर भरोसा कर रहा है। इससे आदमी में जोश आ जाता है। आखिरकार मजबूत बनने का एक रास्ता है। सावधानी से वह आपातकालीन सीढ़ियों से कदम दर कदम नीचे उतरता है जब तक कि वह पहली मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। बाहर सब कुछ शांत लगता है, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन जब वह बगल में देखता है तो उसे कई काले आकार चलते हुए दिखाई देते हैं। वह तुरंत अंदाजा लगाता है कि यह मॉन्स्टरों का एक झुंड होगा। भाई, तुम्हें बस उस बॉक्स को जमीन पर रखना है, उसे अपने पैरों के पास क्यों नहीं रखते? नहीं, इसके बजाय तुम्हें सबको यह साबित करना है कि तुम कितने पूरी तरह से अतैयार और अनाड़ी हो। एकदम बेवकूफ की तरह चेहरे के बल गिरते हुए। धत, यह तो कठोर था, लेकिन सच कहूं तो वह इसके लायक था। उसकी किस्मत अच्छी है, वह पहले से ही आत्मरक्षा में अंधाधुंध हाथ चला रहा है। और अंदाजा लगाओ, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये वही समूह है जिसने पहले गोबलिनों से लड़ाई लड़ी थी। वे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है? किस्मत वाला बेवकूफ। लगातार दूसरी बार वह बिना कुछ किए ही मरने वाला था। इसी बीच सिस्टम बिट्टू को सूचित करता है कि गैर पंजीकृत व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत वह अपनी अल्टीमेट आइज सक्रिय करता है और देखता है कि क्या हो रहा है। हानजुन 3 अजनबियों के साथ अंदर आ रहा है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। ये इसी अपार्टमेंट से था कि नूडल के पैकेट गिरे। क्या इस जगह में वास्तव में इतना खाना हो सकता है कि वह बांट रहा है? बिट्टू को एहसास होता है कि यह वही समूह है जिसने गोबलिनों से लड़ाई लड़ी थी। अब सिस्टम उसे एक नए संदेश के साथ संकेत देता है, उन्हें नागरिकता देने की पेशकश करता है। इस बार हालांकि यह एक प्रस्ताव है। इलाके के विस्तार के दौरान वह आसपास के लोगों को नागरिक बनने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन अगर वे मना करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अब हालांकि सिस्टम उसे एक विकल्प दे रहा है, मतलब वे भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। फिर जो उसके घर का कम्युनिकेशन कैमरा लगता है वह बजने लगता है। वह इसे चेक करता है। यह कामजिन है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, और ह्यजुन हाँ कहता है। ठीक उसी पल सिस्टम उसे याद दिलाता है कि ह्यजुन अभी भी एक मिशन के बीच में है और वह उस मिशन को एडिट कर सकता है। वह इसे ट्विक करने का फैसला करता है और एक नया उद्देश्य जोड़ता है। उन सब लोगों को खाने के लिए ऊपर ले आओ। वह मिशन अपडेट करता है और भेज देता है। ह्यजुन सहमत होता है, जाहिरा तौर पर नए लोगों को चीजें समझाता है और बिट्टू को बताता है कि यह सब कंफर्म हो गया है। इसके ठीक बाद बिट्टू नागरिकता प्रस्ताव भेजता है। चूंकि उन्हें उसके इलाके में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, वे स्वतः ही प्रवेश करने के योग्य हो गए हैं। नागरिकों की संख्या बढ़कर 10 हो जाती है और कुल मिलाकर प्राप्त अनुभव 10% बढ़ जाता है। बिट्टू उत्साहित है,
ऐसा लगता है कि और लोगों को लाने का मतलब और भी बोनस होगा। उसने देखा कि नए लोग अब रजिस्टर हो गए हैं और जाहिर है कि उनका विश्वास स्तर बेतहाशा कम है। जो चीज वास्तव में उसे हैरान करती है वह है उनमें से एक, कुछ आदमी जिसका नाम डोंगजिन है। वह लेवल 23 पर है। यह उतना ही मजबूत है जितना कि उसने पहले मारा गया कैलिकन। ये वही आदमी है जिसने पहले वह बेसबॉल फेंका था और फिर गोब्लिन का सिर तोड़ दिया था। जैसी उम्मीद थी, कोई इतना मजबूत, एक जागृत हुआ इंसान होना चाहिए। वह जानता है कि हथियार कौन पकड़ रहा है इस पर निर्भर करता है। यहां तक कि बेसबॉल जैसी साधारण चीज भी एक घातक उपकरण बन सकती है। और अगर उस व्यक्ति की शक्ति इस सिस्टम से गुणा हो जाती है तो हां, यह मॉन्स्टर शिकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि भरोसा यह कुछ ऐसा है जिसे उसे धीरे धीरे बनाना होगा। फिलहाल वह अनुभव साझा दर 70% पर सेट करने का फैसला करता है। पंजीकरण पूरा हो गया है और अब वह जानता है कि उसे बस उन लोगों को मॉन्स्टरों का शिकार करने के लिए मिशन सौंपने हैं, जबकि वह वापस बैठकर अनुभव और नकदी कमाता है। बेशक आखिरकार उसे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। आखिरकार वे अपने परिवार को ढूंढने की चाबी हो सकते हैं। फिर अचानक डोंगजुन का विश्वास स्तर बढ़ जाता है और सिर्फ उसका ही नहीं, हर किसी का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। वह पूरी तरह से भ्रमित है। यह क्या हो रहा है? ओह, रोने के लिए बुरा है। पिता का दिमाग खराब हो गया है। उसने वास्तव में पूरे समूह को उनके घर में ले लिया है। पत्नी पहले से ही चिल्ला रही है, जान, तुम क्या सोच रहे हो? 6 हथियारबंद लोगों को हमारे घर में हमारी 2 बेटियों के साथ लाकर। और वह बस कंधे उचकाता है। मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम भूल गई कि तुमने एक बेवकूफ से शादी की है? बेचारी औरत। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बिट्टू पर भरोसा नहीं है। उसे अपने पति पर भी भरोसा नहीं है। वह उससे कुछ पकाने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है, कह रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए या नहीं। वह तब तक मना करती रहती है जब तक कि वह बिट्टू का, सबीर बॉब का जिक्र नहीं करता। फिर वह आह भरती है और सहमत हो जाती है। नए लोगों से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है। वे बस सिर हिलाते हैं और विनम्रता से धन्यवाद देते हैं। डोंगजुन, बल्ले वाला आदमी, पूछता है कि यह जून वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। हून स्वीकार करता है कि उसे भी पूरी तरह यकीन नहीं है। वह बस इतना जानता है कि बच्चा उनका पड़ोसी है और वह खाना देता है। डोंगजुन तुरंत तस्वीर समझ जाता है। उस जैसे व्यक्ति को खतरनाक होना ही चाहिए। ह्यजुन हालांकि खुद भी एक अजीब व्यक्तित्व का है, फिर भी समूह को एक बात का यकीन है, यह जिम कोई मेटा ह्यूमन होना चाहिए और बिजली, खाना और पानी की आपूर्ति इस तरह करने के लिए उसके पास एक पागल काबिलियत होनी चाहिए। वे उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते। वह तो इस नई दुनिया में व्यावहारिक रूप से एक भगवान है। पिता कहता है कि रात का खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वह सुझाव देता है कि वे तरोताजा हो जाएं। सचमुच कयामत के बीच में गर्म पानी से नहाने से कोई भी इनकार नहीं करने वाला है। डोंगजुन तुरंत एहसास करता है कि इसका क्या मतलब है। अगर बिजली है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें अभी भी काम कर रही हैं। पिता पुष्टि करता है मुस्कुराते हुए कि हां, सबके लिए गर्म पानी है। हर कोई थोड़ा डर गया है और वह डींग मारने लगता है कि यह सब जेडेन की शक्तियों की बदौलत है। उसके पास बाथरूम है, एक सूट है और यहां तक कि एक सुपर सूट भी है। सबके लिए साफ सुथरे होने के लिए बहुत जगह है। फिर चश्मे वाला दुबला पतला आदमी, सचमुच वह आदमी ऐसा लगता है जैसे आधे पैक नूडल्स पर चल रहा हो। पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह जिन बच्चा वास्तव में एक मेटा ह्यूमन है? डोंगजुन जवाब देता है, हाँ, निश्चित रूप से। यह मालिक चाहे जो भी हो, उसके पास कुछ पागल कौशल है। बस मुझे देखो, मेरा एकमात्र हथियार एक बेसबॉल बैट है। उसका दोस्त उसके बगल में मजाक करता है, आराम कर यार, बस उसे पीटो और जो कुछ उसके पास है वह ले लो। डोंगजुन वापस चिल्लाता है, जाग जाओ बेवकूफ, हमें इस आदमी को प्रभावित करना है, उससे लड़ना नहीं। दोस्त बुदबुदाता है, रुको, तुम कह रहे हो कि बिना किसी को पीटे समस्याओं को हल करने का कोई तरीका है? हाँ, वह वाला निश्चित रूप से कुछ पेंच खो चुका है। डोंगजन आह भरता है और सबसे कहता है, बचे हुए सब कुछ की खातिर कुछ भी बेवकूफी भरा काम न करें, बस उसका नेतृत्व करें। उनका लक्ष्य है जितना हो सके उतना खाना हासिल करना। इसीलिए स्मार्ट चीज यह है कि यह पता लगाया जाए कि जैन क्या चाहता है और इसे खराब न करें। कम से कम वे पूरी तरह से दिमागी मृत तो नहीं है।
वे सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। लेकिन बेशक एक आदमी संदिग्ध व्यवहार कर रहा है जिसका नाम बोनहो है। डोंगजुन उसके कंधे पर हाथ रखता है और समूह से माफी मांगता है। कहता है, ये सारी परेशानी मूल रूप से उसकी गलती है। क्या तुमने उन चीजों को बुलाया था? बेवकूफ। कोई झल्लाता है, लगता है तुमने वॉक में सबको उसकी जगह पर एक छोटी सी पार्टी के लिए बुला लिया। ब्यानो कंधे उचकाता है, कहता है, यह ठीक है, वह इसलिए आया क्योंकि वह चाहता था। लेकिन उनका नेता कसम खाता है कि वे कुछ खाना लेंगे, इस जगह को छोड़ देंगे और उसकी दादी को बचाएंगे। बच्चा अपना सिर नीचा कर लेता है, सोचता है कि यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसकी दादी, जो मुश्किल से बिस्तर से उठ पाती थीं, गोबलिनों के ऐसे झुंड का सामना करते हुए उनके पास कोई मौका नहीं होता। डोंगजुन उसे शांत होने के लिए कहता है कि यह पास में है और वे जल्द ही जाएंगे। लेकिन बच्चा आश्वस्त नहीं दिखता। तभी सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके पीछे से बेशक बिट्टू है, जो खाने से भरे बैग पकड़े हुए है। कहता है कि वह मदद करने आया है। यार, अगली बार खुद को घोषित कर देना। आदमी ने तो तुम्हें बेसबॉल से चेहरे पर मार ही दिया था। अब जब खतरा टल गया है, सब लोग एक साथ मेज पर बैठे हैं। मां शर्मिंदा दिखती है, माफी मांगती है कि यह तंग है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। डोंगजुन भी माफी मांगता है, कहता है कि यह उनकी गलती है कि वे बिना बताए आ गए। फिर लग्जरी भोजन आता है, चावल के साथ चावल। मां शर्माते हुए कहती है कि उसने बस वही बनाया जो वह बना सकती थी। उम्मीद करती है कि उन्हें पसंद आएगा। लेकिन सच कहूं तो चावल के साथ चावल हो या ना हो, यह उनके लिए एक दावत है। वे दिनों से मिट्टी और कंकड़ खा रहे हैं। हर कोई देखकर लार टपका रहा है। इस तरह की कयामत में एक गर्म भोजन एक चमत्कार है। मां समझाती है कि यह सब जून द्वारा दी गई सामग्री की बदौलत है। उनके बिना वह सिर्फ चावल के साथ कुछ संतरे ही परोस पाती, और बस उसका विश्वास स्तर बढ़ता रहता है। यह पहले ही 50 तक पहुंच चुका है। बिट्टू प्रभावित हुआ। पत्नी की वफादारी पति की तुलना में भी तेजी से बढ़ रही है। हेम, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। सभी उसे भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। आंखें चमक उठती हैं, खुशी से लगभग कांपते हुए, जैसे मां उन्हें खाने के लिए कहती है। वो बस अपनी बेटी को खिलाना भूल गई, जो उसकी आस्तीन खींच रही है, खाने के लिए कह रही है। मां धीरे से मना कर देती है, कहती है कि वह उसे बाद में खिलाएगी जब मेहमान चले जाएंगे। लेकिन लड़कियां उसे अपने पास बुला लेती हैं और उनके साथ खाने के लिए कहती हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। बिट्टू माता पिता को देखता है और कहता है, तुम दोनों बैठो और खाओ। क्या योजना बना रहे हो, बेवकूफों की तरह वहीं खड़े रहने की? ठीक है। फिर वे बैठते हैं और सब खाना शुरू कर देते हैं। खाते समय बिट्टू को एहसास होता है कि उसे इस तरह का भोजन करते हुए बहुत समय हो गया है। बेशक यह उसके मन में उस खाने की याद दिलाता है जो उसकी मां बनाया करती थी। अब वह बस यही उम्मीद करता है कि उसका परिवार अभी भी कहीं सुरक्षित है। भोजन के बाद एक छोटी लड़की को नींद आ जाती है और उसकी मां उसे लेकर चली जाती है। बिट्टू फिर अपना गला साफ करता है और कहता है कि अब व्यवसाय पर उतरने का समय है। वह पूछता है कि वे उस दादी के घर क्यों नहीं जा सकते, भले ही वह पास ही क्यों ना हो। डोंगजान समझाता है, यह गोबलिन है, उन्हें एक पार्किंग गैरेज से गुजरना होगा और वे प्राणी अंधेरी बंद जगहों से प्यार करते हैं। वह जगह तिलचट्टों के घोंसले की तरह उनसे भरी पड़ी है। वह अनुमान लगाता है कि वहां कम से कम कुछ हजार तो हैं। बिट्टू जानता है कि उसकी वर्तमान क्षमता केवल 30वीं मंजिल तक फैली हुई है, जिसका मतलब है कि वह ऐसी स्थितियों में मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डोंगजान जोड़ता है कि अपार्टमेंट की सभी गलियां उसी निचले स्तर की ओर जाती हैं, इसीलिए उनमें से किसी में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। बिट्टू का उल्लेख है कि साइड स्ट्रीट पर निकास है। डोंगजुन सिर हिलाता है और कहता है, हां, यही उनकी मूल योजना थी, लेकिन वे रास्ते और भी बदतर हैं। वहां ऐसे मॉन्स्टर हैं जो गोबलिनों से कहीं ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बिट्टू पूछता है, किस तरह का? डोंगजिन कहता है कि वे भेड़ियों या भालुओं जैसे दिखते हैं, विशालकाय पिंड वाले जानवर। एकमात्र कारण कि वे बचे थे क्योंकि वह राक्षस अकेले ही 50 गोबलिनों को मारने में व्यस्त था। हां, यह निश्चित रूप से बदतर लगता है। वह जोड़ता है कि वे शायद इसलिए बचे क्योंकि वहां नीचे बहुत अंधेरा था। उसके लिए कहना आसान है, अपने स्टॉक किए गए अपार्टमेंट में आराम से बैठा हुआ वह किस्मत वाला बेवकूफ। डोंगजुन सहमत है, लेकिन कहता है कि उनकी सीमाएं हैं। बिट्टू भौहें चढ़ाता है
पूछता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। लड़की समझाती है कि चूंकि वे गेंदों और धनुषों का उपयोग करते हैं जो कोई भी सामान फेंकता रहता है, आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो जाती है, घिस जाता है। तभी बिट्टू कहता है कि वह उस समस्या को ठीक कर सकता है। उसे बस उनके तीर और बेसबॉल पर एक नजर डालने की जरूरत है। आदमी उसे गेंद दिखाता है और तुरंत सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे रजिस्टर करना चाहता है। वह उसे पकड़ता है और हां की पुष्टि करता है। वह एक धनुष भी रजिस्टर करता है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जाहिर है वह कोई मूर्ख नहीं है। उस तरह का हथियार उसके लिए भी परफेक्ट है। फिर वह पूछता है कि क्या हर कोई धनुष का उपयोग कर सकता है। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे परवाह नहीं है। वह बस उन्हें बुलाता है और सबको कहता है कि इस मौके का इस्तेमाल उन्हें उपयोग करना सीखने के लिए करना चाहिए। समूह का विश्वास स्तर थोड़ा बढ़ जाता है और ब्यानो उत्साहित हो जाता है। सोचता है कि इस बच्चे के साथ काम करने से वास्तव में उसे उसकी दादी को बचाने का एक वास्तविक मौका मिल सकता है। अब पूरा समूह उत्साहित है। हाथ में धनुष के साथ वे बहुत तेजी से शिकार कर पाएंगे। बिट्टू फिर कहता है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें पहले आसपास के गोबलिनों की संख्या में भारी कटौती करने की जरूरत है। डोंगजान पूछता है कि शिकार कब शुरू होता है और बच्चा जवाब देता है, कल। आखिरकार शाम हो चुकी है। बिट्टू कहता है जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है और डोंगझुन सहमत होता है। हालांकि वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। डोंगझुन सोचता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन सोचता है कि वे वास्तव में यह कैसे करने जा रहे हैं। वे मॉन्स्टरों को जाल में फंसाने के लिए लुभाएंगे, लेकिन फिर भी वे अभी भी थोड़े नर्वस हैं। वे केवल यही आशा कर सकते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा। फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि किम जून, उसके पिता ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उसे 30,001 का इनाम मिलता है। बिट्टू को एहसास होता है कि पैसा भी उसके नागरिकों के लेवल अप करने की एक चाबी हो सकता है। फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसका वह केवल तभी उपयोग करेगा जब बिल्कुल आवश्यक हो, और अभी यह नहीं है। इसके साथ ह्यानजुन का भरोसा 50 तक पहुंच जाता है, जिससे वसल सिस्टम अनलॉक हो जाता है। जैसे ही बिट्टू उसे रजिस्टर करता है, ह्यानजुन को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है और वह कहता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। अरे हाँ, जे युन ने पहले वाली लड़की को ठुकरा दिया था, तो ह्यानजुन उसका पहला आधिकारिक वासल बन जाता है और इसके साथ ही बिट्टू को एक नई क्षमता मिलती है, वासल समन। वह किसी वासल को सीधे अपने पास बुला सकता है। हालांकि इसमें 2 घंटे का कूल डाउन है। साथ ही ह्यानजुन अब लेवल 20 पर पहुंच गया है। उसे पहला सेवक का टाइटल मिला है और उसमें गोरिल्ला जैसी ताकत आ गई है। पहले सेवक होने के नाते वह जो भी अनुभव और सोना कमाता है वह 2 गुना हो जाता है। ऊपर से बिट्टू की अल्टीमेट आइज अब घर के 5 मीटर दायरे में वासल को बुला सकती है। लेकिन बिट्टू को उस प्लस चिन्ह के बारे में उत्सुकता है जो वासल टैब के पास है। जब वह चेक करता है तो सिस्टम 10 लाख सोना मांगता है वासल को लेवल अप करने के लिए। स्वाभाविक रूप से वह कीमत देखकर हैरान रह जाता है। वह इसे अभी के लिए नजरअंदाज कर देता है और ह्यानजुन से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। आदमी कहता है कि उसे अजीब तरह से ताकतवर महसूस हो रहा है, जैसे अचानक वह बहुत मजबूत हो गया हो। क्या यह तुम्हारा किया हुआ है? वह पूछता है। बिट्टू मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि हां, यह उसने ही किया। पिता आश्चर्य करते रहते हैं, कहते हैं कि उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे वे कई साल छोटे हो गए हों। बिट्टू हंसता है और कहता है कि चूंकि ऐसा है तो वे भी मिशन में शामिल होंगे। नागरिकों को 10% ज्यादा अनुभव मिल रहा है और उसके वासिल को 2 गुना, तो कुल कमाई बहुत बड़ी होगी। बिट्टू योजना समझाता है। उन्हें जितने हो सके उतने मॉन्स्टर मारने हैं। अगला दृश्य, वे पहले से ही पहली मंजिल पर हैं। काले बालों वाला लड़का डोंगजुन से कहता है कि इस इलाके में चारों तरफ देखना बेकार है क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन डोंगजुन समझाता है कि जैसा जेन ने कहा था, उनकी टीम का मिशन बचाव है। हम मिशन विवरण देखते हैं। इस इमारत में सभी बचे लोगों को बचाओ और उन्हें 30वीं मंजिल पर ले आओ। डोंगजुन विस्तार से बताता है कि योजना है सारे गोबलिनों को अंदर लुभाना और गलियारों में उनका सफाया करना। इसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी और यही कारण है कि बचे लोगों को ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रुप उत्साहित दिखता है और कहता है कि वे तैयार हैं, तो शुरू करने का समय है। वे कमरा 101 और 102 की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं सब ठिठक जाते हैं। 1 सेकंड पहले तक सब उत्साहित थे,
लेकिन अब बस सदमे में देख रहे हैं। पहली चीज जो उन्हें मिलती है, एक पूरा परिवार फटा हुआ। भगवान, यह काम कठिन होने वाला है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी उससे नहीं। एक के बाद एक ऐसी डरावनी दृश्य देखकर किसी का भी दिल टूट जाता है। अगले कमरे में खिड़कियां टूटी हुई और अंदर सब मर चुके हैं। डोंगजुन बस अपना चेहरा ढक लेता है और बुदबुदाता है कि पहली मंजिल पर कुछ नहीं बचा, उन्हें ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर जाते हैं। गलियारे खून और लाशों से भरे हैं। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जगह इतनी कयामती नहीं दिखती। हालांकि सच कहें तो वे शायद किसी ताले वाले कमरे में भूख से मरे हुए किसी को ढूंढ लेंगे। डरावनी बातें। चूंकि दरवाजों पर दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं आता, वे दूसरा आजमाते हैं। गहरे काले घेरे वाली आंखों वाला एक आदमी झांकता है और पूछता है कि क्या वे सच में बचाव टीम है। डोंगजुन पुष्टि करता है और आदमी तुरंत पानी मांगता है। डोंगजुन उसे एक बोतल थमाता है। आदमी उनसे बताने को कहता है कि क्या हो रहा है, तो डोंगजुन करता है। वह कहता है कि वे पास की अपार्टमेंट से बचे लोग हैं, दूसरों को बचाने और उन्हें कहीं सुरक्षित ले जाने आए हैं। लेकिन दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो जाता है। एक पल बाद फिर खुलता है और आदमी माफी मांगता है, कहता है कि वह बस पैरानॉइड है, लेकिन अब से वह उन पर भरोसा करेगा। डोंगजुन उससे हाथ मिलाता है, अपना परिचय देता है और गयोंग और हिरेन को उसे 30वीं मंजिल तक पहुंचाने को कहता है। यह जोखिम भरा कदम है, 2 लड़कियों को उसे ले जाने भेजना। आदमी हिचकिचाता है, पूछता है कि वे इमारत छोड़ने की बजाय ऊपर क्यों जा रहे हैं। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आता है, चिल्लाता है कि आखिरकार हेलीकॉप्टर आ गए सबको बचाने। लड़कियां जल्दी से समझाती हैं कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन ऊपर खाना और गर्म पानी है। उसकी बेटी भी बाहर आती है, उत्साहित पूछती है कि सच है, और वे कहती हैं कि हाँ। ये सुनकर बच्चे अपने पिता से समय बर्बाद न करने और उनके साथ चलने की भीख मांगते हैं। वह समझ जाता है कि वह बहस नहीं कर सकता और सहमति देता है। अब नागरिकों की संख्या 40 हो गई है। ऊपर से कुल अनुभव और सोने की कमाई 90% बढ़ गई है। यह पागलपन है। बिट्टू रोमांचित है कि उसके पास अब 40 लोग हैं। भले ही ज्यादातर बूढ़े हैं, लड़ाई के लिए आदर्श नहीं, लेकिन वह फिर भी अच्छा इंसान है। जितना हो सके सबकी मदद करना चाहता है। डोंगजुन रिपोर्ट करता है कि यही सब वे ढूंढ सके। कुल संख्या यही है। उन्होंने 1 से 29 तक हर मंजिल चेक की। कई पहले से मर चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने अपार्टमेंट्स में जिंदा थे। बिट्टू उनकी तारीफ करता है, सोचता है कि ह्यानजुन का अपार्टमेंट अब भरा हुआ होगा, लेकिन यह काफी होना चाहिए। वह अपनी अल्टीमेट आइजन सक्रिय करता है और देखता है कि सब मेहनत से काम कर रहे हैं। कुर्सियां ढो रहे हैं, रस्सियां लगा रहे हैं, केबल खींच रहे हैं, टैंक ले जा रहे हैं। वह सिर हिलाता है, कहता है, परफेक्ट। गोब्लिन हंट का दूसरा चरण शुरू करने का समय है। गलियारे में डोंगजुन सबको इकट्ठा करता है और योजना समझाता है। उनका लक्ष्य है नीचे छिपे गोब्लिनों को लुभाना। पहले वे पार्किंग गैरेज के B1 सेक्शन में जाएंगे। 2 ग्रुपों में बटेंगे। एक प्राणियों को लुभाएगा, दूसरा उन्हें मार गिराएगा। उसके बाद वे और गहराई में छिपे हुए साफ करेंगे। B2F पर चश्मे वाला लड़का स्पष्ट सवाल पूछता है, अगर गोब्लिन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो तो? अगर वे अलग थलग न हो तो? अगर हम उन्हें लुभाने में असफल रहे तो? अगर हम लाशों के नीचे फंस गए तो? तीरंदाज लड़की उसे डरपोक होने से मना करती है। वह कहती है कि वह हर एक मॉन्स्टर के सिर में तीर गाड़ देगी। वह कहता है कि वे ज्यादा आत्मविश्वासी हैं और तभी स्वाभाविक रूप से उन्हें आप पीछे से हल्की गुर्राहट सुनाई देती है। वे मुड़ते हैं और वे वहां हैं। लड़की तुरंत प्रतिक्रिया देती है, अपना धनुष खींचती है और 2 साफ हेडशॉट छोड़ती है। एमबोट लेवल एक्यूरेसी। स्लेजहैमर वाला लड़का अगला दौड़ता है, उसकी खोपड़ी के टुकड़े कर देता है। ये लोग सच में अच्छे हैं, वाकई अच्छे। फिर चश्मे वाला लड़का पूछता है कि उसने दिया गया धनुष क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और तभी उसे एहसास होता है कि वह बिना धनुष के लड़ने का आदी हो गया है। लड़की उनसे कहती है कि देखो, क्योंकि गोब्लिन की लाशें घुल रही हैं। यह निश्चित रूप से जेन की क्षमताओं में से एक और है। सबको उत्साहित देखकर डोंगजुन उन्हें आगे बढ़ने और B1 की ओर जाने को कहता है। बामू अब मुस्कुरा रहा है। शायद यह बच्चा वाकई उसकी दादी को बचाने का जवाब है। कई नागरिकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, जबकि बिट्टू अपने कमरे में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। उसका इरादा सिर्फ बैठकर देखने का नहीं था,
लेकिन आखिरकार यही चीजों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर बांगो, जो अपनी दादी की तलाश में है, आखिरकार 50 भरोसा अंक तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अब उसे वासल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। जहां तक बिट्टू का सवाल है, जितने ज्यादा वासल उतना बेहतर। लेकिन कुछ उसका ध्यान खींचता है। बाएं हो का भरोसा 55 है, लेकिन वफादारी 88। अजीब लेकिन बुरा नहीं। वह उसे तुरंत रजिस्टर करने का फैसला करता है। अब B1F में तीर हर दिशा में उड़ रहे हैं, चारों तरफ अराजकता। और अब जब बांगो जागृत हो गया है, उसे ताकत का एक झोंका महसूस होता है। सब उसकी ओर मुड़ते हैं, उलझन में, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। यहां तक कि गोबलिन भी अंधे लगते हैं। अंधेरे में अनगिनत आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे गोबलिन चीखते हैं और अपने सिर ढक लेते हैं। डोंग जिन कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है ये काम कर रहा है। उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लड़कियां और तीर छोड़ती हैं, साफ हेडशॉट, और उनमें से एक ने तो ट्रिपल शॉट भी मारा, पूर्ण सटीकता। फिर भी गोबलिन बहुत ज्यादा है। पूरी भीड़ अब दौड़ रही है, जगह को भर रही है। सब घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि गोबलिन उम्मीद से कहीं ज्यादा है। शायद B2 वाले ऊपर आ गए हैं। वे एक दरवाजे से दौड़ते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई गोबलिन के हाथ दरवाजे में फंस जाते हैं, जंगली तरह से पंजे मारते हुए। वे दरवाजे को उन पर पटकते हैं, हड्डियां कुचलते हैं, लेकिन दर्जन भर गोबलिन अभी भी अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हेमुन सबको पीछे हटने को चिल्लाता है। वह अपनी गोरिल्ला ताकत क्षमता सक्रिय करता है और एक जोरदार धक्के से दरवाजा बंद कर देता है। अतिशयोक्ति नहीं, गोबलिन के टुकड़े हर तरफ उड़ गए होंगे। वह अपनी सारी ताकत से खींच रहा है, चिल्लाता है कि उसे उन्हें रोकना ही होगा। डोंगजुन उसे ऊपर आने को चिल्लाता है। अब सुरक्षित है। उस पल ह्यानजुन दरवाजा छोड़ता है, दौड़ने के लिए मुड़ता है और तुरंत लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ता है। सच में यह आदमी अपनी मौत को स्पीड रन कर रहा है। उसकी किस्मत अच्छी है, बैट वाला लड़का एक गोबलिन को जो उस पर झपटने वाला था पीट देता है और उसे उठने को कहता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 5-6 गोबलिन पहले से ही पीछे से आ रहे हैं। जैसे ही एक उसकी टांग पकड़ता है, ह्यानजुन सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। बैट वाला लड़का ठिठक जाता है। एहसास होता है कि वह पूरी तरह अकेला है। एक गोबलिन उस पर छलांग लगाता है। वह हैमर घुमाता है और उसकी खोपड़ी कुचल देता है, जबकि उसके पीछे तीरंदाज हवा में तीरों की बौछार कर रहे हैं, हर प्राणी को निशाना बना रहे हैं। पूरी टीम तीरों का तूफान छोड़ रही है, जबकि बचे लोग सीढ़ियों से ऊपर दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी गोबलिनों की एक भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है। सैद्धांतिक रूप से यही योजना थी। अगला अध्याय। चांद की रोशनी में कई भालू जैसे मॉन्स्टर गोबलिनों का भोजन कर रहे हैं। मानना पड़ेगा ये थोड़ा जंगली है, लेकिन कम से कम इस कहानी में मॉन्स्टर एक दूसरे से भी लड़ते हैं। इंसानों को ही निशाना बनाने से ज्यादा समझदारी है। इस बीच ऊपर ह्यानजुन जिहुन के सामने ढेर हो जाता है, हांफता हुआ कि वह लगभग मर गया था। वह पूरी तरह खरोंचों से भरा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उलझन में कि वह वहां कैसे पहुंचा। बेशक बिट्टू अपनी अल्टीमेट आयत से सब कुछ देख रहा था। शुक्र है वासल समन स्किल बिल्कुल सही काम किया। ह्यानजुन लंगड़ाता हुआ, उसके पैर फटे हुए, पूछता है कि अभी क्या हुआ। बिट्टू बस कहता है कि कम से कम वह जिंदा है और ऐसी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन बिट्टू जानता है कि अब मेडिकल सप्लाई की रिसर्च शुरू करने का समय है। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, याद करता है कि उसकी मां हमेशा एक छोटी फर्स्ट एड किट रखती थी उसकी देखभाल के लिए। ऐसी दुनिया में ऐसी चीज बेहद कीमती है। समस्या यह है कि वह सिर्फ 40 चीजें स्टोर कर सकता है। तो वह फैसला करता है कि सब कुछ एक बॉक्स में डाल देगा और पूरा बॉक्स स्टोर कर लेगा। हां, उसने यह आइडिया सोचा और यह वाकई काम कर गया। डैन, मैं जीनियस हूं, उतना ही जीनियस जितना बिट्टू। क्या मैं पुनर्जन्म लिया हुआ हूं? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि पूरी किट की कीमत 77,000 है। फिर वह बार बार गिरने वाले सोपफुट आदमी को बुलाता है और उसे अपनी चोट दिखाने को कहता है। बिट्टू कहता है कि वह इसे डिसइंफेक्ट करेगा और आदमी थोड़ा कराहता है, लेकिन कम से कम इससे उसका भरोसा फिर बढ़ जाता है। ईमानदारी से बिट्टू सोचता है, मुझे तो इस आदमी का भरोसा भी चाहिए या नहीं पता नहीं। बेकार का बेवकूफ, मैं इसे जिंदा सिर्फ इसलिए रख रहा हूं
क्योंकि इसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं जिन्हें इसके लिए क्या चाहिए पता नहीं, शायद भावनात्मक सहारा। वह मदद करता रहता है जबकि सोचता है कि बाकी लोग कैसे हैं। अपनी आंखों से देखना बेहतर है तो वह उन्हें सक्रिय करता है। चलो देखें बाहर क्या हो रहा है। वही गलियारा। फ्लैश बियर्ड बैरिकेड के पीछे से निकलता है। एक और गोबलिन के सिर में साफ तीर मारता है जबकि एक लड़का पीट रहा है। सबके पास धनुष हैं, गोबलिनों पर तीरों की बौछार कर रहे हैं। यह टीम सच में मजबूत है। उन्होंने बैरिकेड बनाए हैं, दुश्मनों को अंदर खींच रहे हैं, अपने साथियों को नहीं मार रहे। जल्दी बोल दिया। जैसे ही वह उनकी तारीफ करता है, एक लड़के को पीछे से गोबलिन पकड़ लेता है। बोनहो उसे सावधान रहने को चिल्लाता है और खुद 3 को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। वह पूरी तरह पागल हो गया है, सीधे लड़ाई में कूदकर सब कुछ फाड़ रहा है। बाकी सब देखते रहते हैं। ब्यामहो ऐसा लड़ सकता है? मुझे पता नहीं था। बिट्टू देखता है, एहसास होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बामहो पहले से ही लेवल 30 पर है और अब उसने टेलीपोर्ट स्किल जागृत कर ली है। वह मानसिक शक्ति से अंतरिक्ष में घूम सकता है, जहां देख सकता है वहां पहुंच सकता है, यहां तक कि दूसरों को भी साथ ले जा सकता है। लेकिन जितना दूर और जितने ज्यादा लोग, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बिट्टू देखता है कि उसे वासल के रूप में रजिस्टर करना बिल्कुल सही था, उस पिता से कहीं बेहतर। एक और गोबलिन का सिर तीर से छिद जाता है जबकि डोंगजिन सबको आगे बढ़ने को चिल्लाता है। वे पूछते हैं कि पानी का टैंक कहां है और कोई चिल्लाता है कि तैयार है। बाएं मुंह सीढ़ियों से दौड़ता है, बैरिकेड के ऊपर छलांग लगाता है। सब छिप जाते हैं। टैंक पलट जाता है, गोबलिनों पर पानी की बौछार कर देता है। फिर वे चिल्लाते हैं, इसे सक्रिय करो। और वाह, उनके पास सच में योजना थी। फर्श पर बिछी तारें प्लस पानी, हर तरफ बिजली का करंट, सारे प्राणी तले जा रहे हैं। बढ़िया। ये रणनीति क्रूर थी लेकिन स्मार्ट। बिट्टू को ढेर सारा अनुभव मिलता है। 3,30,001 और वह लगभग बेहोश हो जाता है। विस्तार शायद, वह सोचता है। ऊर्जा का एक गोला फटता है, गोबलिनों की ओर फैलता है। सिस्टम चेतावनी देता है, शत्रु इकाइयां पाई गईं, हटाना शुरू। प्राणी सचमुच विघटित हो जाते हैं और उसे और ज्यादा अनुभव मिलता है। यह कहानी मुझे उस चीनी वाली की याद दिला रही है जिसमें डोमेन सिस्टम था, लेकिन बेहतर, वह सोचता है। इस बीच पार्किंग लॉट के कोने में गोबलिन गुस्से में है, अपनी मुट्ठियां पीट रहे हैं। फिर उनमें से एक कुछ अजीब नोटिस करता है, पीछे मुड़ता है और वहां एक विशाल भालू है। वह उन्हें खाना शुरू कर देता है। गोबलिन घबरा जाते हैं, चीखते हुए जैसे भालू उन्हें पंजों से फाड़ता है, फेंक देता है। बेचारे प्राणियों के पास कोई मौका नहीं। पार्किंग लॉट अराजकता में बदल जाती है। गोबलिन चीख रहे हैं, भालू लाशें हर तरफ फेंक रहा है। लेकिन अब गोबलिन भालू की गर्दन चेहरे पर काट रहे हैं। यह एक असली झगड़ा है। उसे जबड़े पर, सिर पर काटा जा रहा है और भालू पागल हो जाता है। सब कुछ फट जाता है। फिर अचानक क्या, भालू को नागरिकता मिल गई और भालू के अंदर एक औरत थी। प्रिय भगवान, मैं इसे तुम लोगों पर छोड़ता हूं। जो भी इतना बहादुर हो इसे संभालने के लिए आगे बढ़ो। मैं बाहर हूं। बिट्टू अभी भी हिल गया है। ओह, क्योंकि वह सब कुछ होते देख रहा है और सोच रहा है कि वह कौन है। ओह, यानजू लेवल 33, 9 भरोसा अंक और महान भालू की क्षमता रैंक ए। बिट्टू हैरान है और फिर कुछ सुंदर होता है। तो बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। और हां, तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है यार। इसी वजह से मैं फिलहाल नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सच बताऊं, अभी मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। इस बार और भी धमाकेदार होगा। साथ ही बताना कि मैं अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं स्ट्राइक हटवाने के लिए बात कर ही रहा हूं, तो उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय भाइयों, टेक केयर।